अब हम फोकस करेंगे मुगल एम्पायर के एक क्रिटिकल ट्रांजिशन फेज पर जो अकबर के बाद शुरू हुआ। देखो, जब जहांगीर पावर में आता है तो वहां एक शिफ्ट देखा गया, फ्रॉम अग्रेसिव मिलिट्री एक्सपेंशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन। जहांगीर का अप्रोच समझना जरूरी है। उसने जंजीरे आदिल इस्टेब्लिश किया आगरा फोर्ट में। ये सिर्फ एक चेन ऑफ बेल्स नहीं थी, ये एक डायरेक्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इसका अंडरलाइंग अजम्पशन ये था कि एम्परर एक्सेसिबल है टू द कॉमन मैन विदाउट द ब्यूरोक्रेटिक फिल्ट्रेशन ऑफ नोबल्स। इससे किंग की लेजिटिमेसी बढ़ती है एज द अल्टीमेट डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस। लेकिन पॉलिटिकल डायनामिक्स में एक मेजर कॉम्प्लिकेशन आती है विद द राइज ऑफ द नूरजहां जुनता। यहाँ पावर डायनामिक्स नेटवर्क को ध्यान से समझो। जहांगीर ग्रेजुअली एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में पैसिव हो गया ड्यू टू हेल्थ एंड पर्सनल हैबिट्स, और पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। इस वैक्यूम को फिल किया एक स्पेसिफिक ब्लॉक ने, नूरजहां, क्वीन, इत्तेमादुद्दौला, फादर, और आसिफ खान। ये जुनता एसेंशियली एक शैडो गवर्नमेंट थी जो 1611 से 1622 तक डोमिनेंट रही। इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि कोर्ट पॉलिटिक्स में फैक्शनलिज्म बढ़ गया और पर्शियन इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन में हेविली इंक्रीज हो गया, क्योंकि नूरजहां की फैमिली पर्शियन एंसेस्ट्री से थी। प्रिंस खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, भी शुरू में इसका पार्ट था, बट बाद में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। पैरेलली कल्चरल स्फीयर में एक गोल्डन एरा इमर्ज होता है, स्पेसिफिकली पेंटिंग में। अकबर के टाइम पर पेंटिंग्स मेजरली मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी किताबों का इलस्ट्रेशन होती थीं। स्टोरी टेलिंग फोकस था। जहांगीर के अंडर आर्ट लिबरेट हो गई फ्रॉम टेक्स्ट। अब फोकस शिफ्ट हुआ इंडिविजुअल पोर्ट्रेचर और नेचर स्टडीज पर। वाई? बिकॉज जहांगीर खुद एक नेचुरलिस्ट था। उस्ताद मंसूर जैसे पेंटर्स को स्पेसिफिक टास्क दिया गया, फ्लोरा और फौना को साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट करने का। ज़ीब्रा और फैल्कन की पेंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं है, वो ज़ूलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं विद इंटेंस रियलिज्म। इसमें नेचुरलिज्म पीक पर था, आई डिटेल्ड, फेदर टेक्सचर, सब कुछ रियल। साथ ही मुरक्काज यानी एल्बम्स का कॉन्सेप्ट आया, जहां अलग अलग पेंटिंग्स को कलेक्ट किया जाता था विद डेकोरेटेड मार्जिन्स, हाशिया। तो आर्ट अब नरेटिव टूल नहीं, बल्कि एक एस्थेटिक और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का मीडियम बन गया था। जब हम शाहजहां के एरा में एंटर करते हैं तो विजुअल लैंडस्केप पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ एक क्लियर आर्किटेक्चरल पैराडाइम शिफ्ट है। अकबर की स्ट्रक्चर्स देखो, वो रेड सैंडस्टोन यूज करते थे जो स्ट्रेंथ और रगेडनेस शो करता है। शाहजहां ने ट्रांजिशन किया वाइट मार्बल की तरफ। वाइट मार्बल सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये प्योरिटी और डिवाइन लाइट का सिंबल माना जाता था इस्लामिक आर्किटेक्चर में। इसके साथ इंट्रोड्यूस हुई पिएत्रा दूरा टेक्निक। ये एक वेरी कॉम्प्लेक्स इनले वर्क है जहां सेमी प्रेशस स्टोन्स लाइक लैपिस लजूली और जैस्पर को मार्बल में एम्बेड किया जाता है। ये सिंपल डेकोरेशन नहीं है, ये वेल्थ और आर्टिस्टिक परफेक्शन का डिस्प्ले है। ताजमहल इस शिफ्ट का कल्मिनेशन है। इसकी इंजीनियरिंग और एस्थेटिक्स को डीपर लेवल पर समझो। ये चार बाग लेआउट पर बेस्ड है, जो बेसिकली पैराडाइसिकल गार्डन का अर्थली रिप्रेजेंटेशन है। ताजमहल का स्ट्रक्चर परफेक्ट सिमेट्री फॉलो करता है, एक्सेप्ट द सेनोटाफ प्लेसमेंट। इसमें डबल डोम मैकेनिज्म यूज हुआ है। वाई डबल डोम? क्योंकि अगर डोम बाहर से ह्यूज दिखाना है तो वो अंदर से डिसप्रोपोर्शनेटली हाई लगेगा। तो अकूस्टिक्स और विजुअल बैलेंस मेंटेन करने के लिए अंदर एक छोटा डोम है और बाहर एक बड़ा शेल है। ये आर्किटेक्चरल सोफिस्टिकेशन का पीक है। फर्दर, शाहजहां ने पॉलिटिकल कैपिटल को शिफ्ट किया आगरा से दिल्ली, क्रिएटिंग शाहजहानाबाद इन 1638। इसका रीजन स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल था। पुराने स्ट्रक्चर्स इनएडेक्वेट हो गए थे ग्रैंड इंपीरियल सेरेमनीज के लिए। रेड फोर्ट का डिजाइन एक फ्यूजन है, पर्शियन, तिमुरिद और हिंदू एलिमेंट्स का। यहाँ डिस्टिंक्ट जोन्स थे, दीवाने आम पब्लिक के लिए और दीवाने खास प्राइवेट ऑडियंस के लिए। दीवाने खास में रखा गया पीकॉक थ्रोन, तख्ते ताउस। इस थ्रोन को समझो, ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, इसमें कोहिनूर लगा था और ये मुगल ट्रेजरी की ग्लोबल रीच शो करता था। इंस्क्रिप्शन जो वहां है, इफ देर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज दिस, ये किंग को डिवाइन फिगर और एम्पायर को हेवन से इक्वेट करता है। ये आर्किटेक्चर के थ्रू पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, एस्टैब्लिशिंग द एम्परर एज द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अब पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी पर आते हैं, जहां शाहजहां की पॉलिसीज ने एम्पायर को एक्सपैंड तो किया, लेकिन फ्यूचर क्राइसिस के सीड्स भी बोए। पहले डेक्कन पॉलिसी को एनालाइज करते हैं।
अकबर और जहांगीर का एम था डेक्कन स्टेट्स को कंटेन करना। शाहजहां ने फॉरवर्ड स्कूल पॉलिसी अपनाई, टोटल एक्सटिंक्शन। 1633 में अहमदनगर डायनेस्टी को खत्म किया गया। फिर 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा के साथ ट्रीटीज साइन की गईं। ये ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने मुगल सुजरेनिटी एक्सेप्ट की और एनुअल ट्रिब्यूट देना मान लिया। इससे टेम्पररली पीस तो आई और बाउंड्रीज डिफाइन हुई, लेकिन इसने डेक्कन स्टेट्स की सॉवरेनिटी खत्म कर दी, जो बाद में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना। औरंगजेब को वाइसरॉय बनाकर भेजा गया, जो यहां से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस गेन कर रहा था। दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हुआ। शाहजहां का ड्रीम था अपने एंसेस्ट्रल टिमुरिड लैंड्स बल्ख और बदख्शान को रिकवर करना। 1646-47 में कैंपेन लॉन्च हुआ। मिलिटरीली ये इनिशियल सक्सेस थी, बट लॉजिस्टिकल फेलियर बन गई। सेंट्रल एशिया की हार्श विंटर और सप्लाई लाइंस का कोलैप्स होना, ये फैक्टर्स इग्नोर किए गए। इस कैंपेन में ट्रेजरी से 4 करोड़ रुपीस ड्रेन हो गए विदाउट एनी टैंजिबल गेन। इसके बाद कांधार, जो एक क्रूशल ट्रेडिंग आउटपोस्ट और डिफेंस लाइन थी, वो पर्शियंस के हाथ चला गया। 1649, 1652, 1653 सीजेस फेल्ड। लॉस ऑफ कांधार का मतलब था लॉस ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगेंस्ट इन्वेजन्स फ्रॉम ईरान। फाइनली रेन का एंड वॉर ऑफ सक्सेशन 1657-58 से हुआ। ये सिविल वॉर सिर्फ गद्दी के लिए नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ दारा शिकोह था, जो लिबरल और पैंथीइस्टिक अप्रोच रखता था, ट्रांसलेटिंग वेदास, और दूसरी तरफ औरंगजेब, जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक अप्रोच रिप्रेजेंट करता था। धर्मत और समूहगढ़ की बैटल्स में दारा की डिफीट ने ये डिसाइड कर दिया कि मुगल एम्पायर का फ्यूचर सिंक्रेटिक लिबरलिज्म नहीं, बल्कि ऑर्थोडॉक्सी होगा। औरंगजेब की विक्ट्री ने कोर्ट पॉलिटिक्स का नेचर चेंज कर दिया। ये क्राइसिस लॉजिस्टिकल ओवररीच और आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन का रिजल्ट था, जिसने एम्पायर की फाउंडेशंस को शेक कर दिया। औरंगजेब के रेन में हम एक पैराडॉक्स देखते हैं। एम्पायर का टेरिटोरियल एक्सटेंट मैक्सिमम हो गया, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कोलैप्स होने लगी। यहाँ की कॉन्सेप्ट है लिमिट ऑफ टेरिटोरियलिटी। शाहजहां ने डेक्कन स्टेट्स को वैसल बनाया था, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें डायरेक्ट एनेक्सेशन किया, बीजापुर इन 1686, गोलकोंडा इन 1687। स्ट्रैटेजी ये थी कि इन स्टेट्स को अब्जॉर्ब करके मराठास को आइसोलेट किया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब तक ये स्टेट्स थे, ये मराठास और मुगल्स के बीच बफर का काम करते थे। इनके हटने से मुगल्स का डायरेक्ट बॉर्डर मराठास से लग गया और डेक्कन अल्सर शुरू हुआ, एक एंडलेस वॉर जो मुगल ट्रेजरी और मोराल को खा गई। यहाँ एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मॉडल अप्लाई होता है। मुगल आर्मी हैवी कैवलरी और सीज टैक्टिक्स जैसे साबत और माइनिंग पर डिपेंड करती थी, जो स्टैटिक फोर्ट्स के लिए इफेक्टिव थे। मराठास अंडर शिवाजी एंड लेटर रूलर्स गेरिला वॉरफेयर यानी गणिमी कावा यूज करते थे। वो लाइट इन्फेंट्री यूज करते, फास्ट मूव करते और मुगल सप्लाई लाइंस कट कर देते। मुगल्स के पास बड़ी आर्मी थी, पर वो स्लो थी। मराठास इल्यूसिव थे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में शिवाजी को टेम्पररीली रोका गया, बट औरंगजेब की रिजिड पॉलिसीज, हाउस अरेस्ट ऑफ शिवाजी, ने रिकंसिलिएशन का चांस खत्म कर दिया। संभाजी का एग्जीक्यूशन 1689 ने मराठा रेजिस्टेंस को पीपल्स वॉर में बदल दिया। अब कोई एक किंग नहीं था, हर मराठा सरदार मुगल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था। इस कंटिन्यूस वॉर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट था जागीरदारी क्राइसिस। एम्पायर एक्सपैंड हुआ तो नए नोबल्स, मनसबदार्स रिक्रूट हुए। उन्हें सैलरी देने के लिए जागीर्स चाहिए थी, लेकिन प्रोडक्टिव लैंड लिमिटेड थी, बेजागिरी। जो जागीर्स अवेलेबल थी वो डेक्कन वॉर जोन में थी, जहां रेवेन्यू कलेक्ट करना मुश्किल था। टू मैनी नोबल्स, टू फ्यू फर्टाइल जागीर्स। इस इम्बैलेंस ने एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन बढ़ा दिया। नोबल्स पेजेंट्स को स्क्वीज करने लगे, जिससे अग्रेरियन रिवोल्ट्स, जाट्स, सतनामीज ट्रिगर हुए। इसेंशियली औरंगजेब की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ने एम्पायर को स्ट्रेच कर दिया बियॉन्ड इट्स ब्रेकिंग पॉइंट, जहां मिलिट्री विक्ट्री तो मिली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया। औरंगजेब की रेन का सबसे कंट्रोवर्शियल और इम्पैक्टफुल एस्पेक्ट उसकी रिलीजियस पॉलिसी थी, जो अकबर की पॉलिसीज का कंप्लीट रिवर्सल मानी जाती है। अकबर और जहांगीर ने सुलह कुल यानी पीस फॉर ऑल फॉलो किया था, जहां स्टेट रिलीजन न्यूट्रल था। औरंगजेब का गोल था दारुल इस्लाम एस्टैब्लिश करना।
इस शिफ्ट के इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे थे। 1679 में जिज़िया टैक्स रीइम्पोज किया गया। जिज़िया सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए सेकेंड क्लास सिटीजनशिप का सिंबल था, जिससे कॉमन पीपल में रिजेंटमेंट पैदा हुआ। साथ ही ऑफिशियल फरमान्स इशू किए गए टेम्पल डिस्ट्रक्शन के लिए, काशी विश्वनाथ, केशव देव, सोमनाथ। इन साइट्स पर मॉस्क्स कंस्ट्रक्ट करना एक पॉलिटिकल असर्शन ऑफ डोमिनेंस था ओवर लोकल बिलीव्स। इसके अलावा मॉरल पुलिसिंग इंट्रोड्यूस की गई थ्रू मुहतसिब्स यानी सेंसर्स ऑफ पब्लिक मॉरल्स। इनका काम था शरिया लॉ इन्फोर्स करना, गैम्बलिंग और इंटॉक्सिकेंट्स रोकना। इवन कोर्ट कल्चर चेंज हो गया। नौरोज फेस्टिवल बैन हुआ, झरोका दर्शन जो किंग को सेमी डिवाइन दिखाता था बंद हुआ क्योंकि ये आइडल वर्शिप जैसा लगता था। म्यूजिक और रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स को भी कोर्ट से निकाल दिया गया। ये प्यूरिटैनिकल अप्रोच स्टेट को रिजिड बना रही थी। इस पॉलिसी का डायरेक्ट रिजल्ट था पॉलिटिकल रिबेलियंस। ये रिबेलियंस सिर्फ रिलीजियस नहीं थे, ये अग्रेरियन और रीजनल आइडेंटिटी से जुड़े थे। मथुरा रीजन में जाट्स ने गोकुला और राजाराम के अंडर रिवोल्ट किया क्योंकि वो अग्रेरियन डिस्ट्रेस और टेम्पल डिस्ट्रक्शन से गुस्सा थे। नारनौल में सतनामीज का रिवोल्ट हुआ। सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट सिख्स के साथ हुआ। गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन 1675 में जब उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट किया, इसने सिख्स को मिलिटेंट बना दिया अंडर गुरु गोबिंद सिंह, राइज ऑफ खालसा। इवन राजपूत जो मुगल्स के स्वॉर्ड आर्म थे, वो भी एलियनेट हो गए। जसवंत सिंह की डेथ के बाद राठौर रिबेलियन दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ को हॉस्टाइल बना दिया। जब लॉयल अलाइज दुश्मन बन जाएं, तो एम्पायर का कोर डिफेंस स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। मुगल पेंटिंग का एवोल्यूशन और इवेंचुअल डिक्लाइन एक मिरर है जो एम्पायर की चेंजिंग आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। हमने जहांगीर का नेचुरलिज्म देखा। शाहजहां के टाइम पर पेंटिंग में फॉर्मलिज्म और आर्टिफिशियलिटी आई। डिफरेंस समझो। जहांगीर के टाइम चेहरे में साइकोलॉजिकल डेप्थ होती थी, सॉफ्ट कलर्स यूज होते थे। शाहजहां के टाइम एक चश्म यानी प्रोफाइल फेस स्टैंडर्ड बन गया। पेंटिंग्स में हैवी गोल्ड और ब्राइट पिगमेंट्स यूज होने लगे। थीम्स अब नेचर से हटकर दरबार सीन्स और प्रोसेशंस पर फोकस हो गईं। मतलब किंग की ग्लोरी और पावर दिखाना मेन पर्पस बन गया। एम्परर को डिवाइन दिखाने के लिए हेलो यानी निम्बस का यूज यूरोपियन आर्ट से बोरो किया गया। टेक्निकली आर्ट रिफाइन होती गई। सियाही कलम टेक्निक पॉपुलर हुई, जो फाइन ब्लैक इंक ड्राइंग्स थीं, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन एंड यूरोपियन स्टाइल्स। यूरोपियन इन्फ्लुएंस सिर्फ हेलो तक सीमित नहीं था। पर्सपेक्टिव यानी डेप्थ दिखाना और फोरशॉर्टनिंग भी इंट्रोड्यूस हुआ। बॉर्डर्स यानी हाशिया अब मेन पेंटिंग जितने ही डिटेल्ड होते थे, जिसमें फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते थे। विजुअल हायरार्की क्लियर थी। एम्परर हमेशा साइज में बड़ा और सेंटर में होता था। लेकिन औरंगजेब के आते ही सिनेरियो ड्रास्टिक चेंज हुआ। उसकी प्यूरिटनिज्म की वजह से रॉयल पेट्रोनेज विड्रॉ कर लिया गया। पेंटिंग को इस्लाम के अगेंस्ट माना गया। इसका रिजल्ट हुआ डिस्पर्सल ऑफ आर्टिस्ट्स। जो आर्टिस्ट्स पहले दिल्ली और आगरा में थे, वो अब एम्प्लॉयमेंट के लिए रीजनल कोर्ट्स में माइग्रेट कर गए। ये ब्रेन ड्रेन एक्चुअली इंडियन आर्ट के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। ये आर्टिस्ट्स राजस्थान, मेवाड़, किशनगढ़, हिल्स, बसोहली, कांगड़ा और डेक्कन चले गए। वहां उन्होंने मुगल टेक्निक को लोकल थीम्स के साथ ब्लेंड किया। फॉर एग्जाम्पल, कांगड़ा स्कूल में जो रिफाइनमेंट है वो मुगल ट्रेनिंग का रिजल्ट है, लेकिन सब्जेक्ट्स लोकल राधा कृष्ण थीम्स हैं। तो मुगल सेंट्रल आर्ट डिक्लाइन हुई, लेकिन इसने वाइब्रेंट रीजनल स्टाइल्स को जन्म दिया। मुगल एम्पायर सिर्फ तलवार से नहीं चलता था, ये पर्शियन लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल कल्चर पर भी टिका था। पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव और लिटरेरी लिंग्वा फ्रैंका बन गई थी, एग्जैक्टली जैसे आज इंग्लिश है। ये पूरे एम्पायर को कनेक्ट करती थी। अकबर ने मकतब खाना यानी ट्रांसलेशन ब्यूरो इस्टेब्लिश किया था, जिसका एम था संस्कृत टेक्स्ट्स को पर्शियन में ट्रांसलेट करना ताकि कल्चरल गैप कम हो सके। महाभारत का ट्रांसलेशन रज़्मनामा नाम से हुआ, जिसे हेविली इलस्ट्रेट भी किया गया। ये सिस्टमैटिक नॉलेज ट्रांसफर था। दारा शिकोह ने इस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को पीक पर पहुंचाया। उसने उपनिषद्स को ट्रांसलेट किया एज सिर-ई-अकबर, द ग्रेट सीक्रेट, ये मानते हुए कि सूफिज्म और वेदांत में फंडामेंटल यूनिटी है।
हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन भी एम्पायर का टूल था। आईनी अकबरी अबुल फजल सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक स्टैटिस्टिकल गजेटियर है जो एडमिनिस्ट्रेशन और क्रॉप रेट्स यानी दहसाला का डेटा देती है। शाहजहां के टाइम पातशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी लिखी गई। नोट करो, ये ऑफिशियल हिस्ट्रीज हैं तो ये बायस होंगी, एम्परर की पावरोसिटी और ग्रैंडोर दिखाएंगी। कॉन्ट्रास्ट में औरंगजेब ने हिस्ट्री राइटिंग बैन कर दी थी, इसलिए खाफी खान ने मुंतखब उल लुबाब सीक्रेटली लिखी। इसमें हमें औरंगजेब के रेन का क्रिटिकल व्यू मिलता है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी नहीं मिलता। इस एरा में एक लिंग्विस्टिक सिंथेसिस भी हो रहा था। कोर्ट में पर्शियन थी लेकिन मासेस में ब्रजभाषा और अवधी फ्लरिश कर रही थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर एपिक को आम आदमी तक पहुंचाया। अब्दुल रहीम खान खानन रहीम ने हिंदी कपलेट्स लिखे, डिस्पाइट बीइंग अ नोबल। सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी उर्दू की बर्थ। ये ज़बान उर्दू, लैंग्वेज ऑफ द कैंप थी। जब पर्शियन सोल्जर्स, अरबिक वर्ड्स और लोकल खड़ी बोली स्पीकर्स आर्मी कैंप्स में मिक्स हुए तो एक नई हाइब्रिड लैंग्वेज डेवलप हुई। ये वेन डायग्राम देखो, पर्शियन कोट प्लस संस्कृत/रीजनल फोक इक्वल्स उर्दू /हिंदुस्तानी। ये लिंग्विस्टिक फ्यूजन मुगल कल्चर का सबसे ड्यूरेबल लेगेसी है। म्यूजिक और डांस के फील्ड में मुगल्स का कंट्रीब्यूशन एक यूनिक सिंथेसिस रिप्रेजेंट करता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जो पहले मेजरली टेम्पल्स में कन्फाइंड था, वो पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ मर्ज हुआ। पर्शियन मकाम सिस्टम और इंडियन रागा सिस्टम का फ्यूजन हुआ। अकबर के टाइम तानसेन ने ध्रुपद स्टाइल को एलिवेट किया और नए रागाज इन्वेंट किए, मियाँ की मल्हार। शाहजहां का कोर्ट भी म्यूजिक पेट्रोनाइज करता था। जगन्नाथ को महाकवि राय का टाइटल दिया गया। इंस्ट्रूमेंट्स में भी एवोल्यूशन हुआ। पखावज के साथ तबला पॉपुलर हुआ और अमीर खुसरो की ट्रेडिशन से सितार डेवलप हुआ। ये इंस्ट्रूमेंट्स आज क्लासिकल म्यूजिक का कोर हैं। डांस में स्पेसिफिकली कथक का एवोल्यूशन देखो। ओरिजिनली ये टेम्पल्स में कथाज यानी स्टोरी टेलर्स परफॉर्म करते थे, भक्ति भाव से। मुगल कोर्ट में आकर ये सेक्युलर और एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड हो गया। यहाँ नृत्य यानी प्योर डांस पर फोकस बढ़ा। टेक्निकल फुटवर्क, तत्कार और रैपिड स्पिन्स चक्कर। कॉस्ट्यूम भी चेंज हुआ, धोती से पायजामा और अंगरखा और पर्शियन स्टाइल कैप्स। कोर्ट एटिकेट एंटर हुआ, जैसे सलामी यानी सैल्यूटेशन और आमद यानी एंट्री। कथक आज जो हम देखते हैं वो इस टेम्पल टू कोर्ट ट्रांजिशन का रिजल्ट है। लेकिन औरंगजेब के रेन में यहाँ भी ड्रास्टिक टर्न आया। 1668 में म्यूजिक बैन कर दिया गया क्योंकि इसे शरिया के अगेंस्ट माना गया। कोर्ट म्यूजिशियंस को डिसमिस कर दिया गया। एक फेमस एनेक्डोट है, म्यूजिशियंस ने म्यूजिक का मॉक फ्यूनरल निकाला, रोते हुए एम्परर के पास से गुजरे। जब औरंगजेब ने पूछा ये क्या है तो उन्होंने कहा म्यूजिक मर गया है, हम उसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने रूथलेसली कहा, बरी डीप सो नो साउंड राइजेस अगेन। ये एक पावरफुल मेटाफर है कल्चरल सप्रेशन का। बट हियर्स द पैराडॉक्स, औरंगजेब के रेन में ही सबसे ज्यादा पर्शियन वर्क्स ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लिखे गए। फॉर एग्जाम्पल तोहफतुल हिंद। वाई? क्योंकि लेडीज ऑफ द हरीम और लेसर नोबल्स ने पेट्रोनाइज करना कंटिन्यू रखा साइलेंटली। स्टेट सपोर्ट खत्म हुआ पर आर्ट अंडरग्राउंड सर्वाइव कर गई।